हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जहां पे हम बात करेंगे कंज्यूमर वेलफेयर की। आई बात समझ में? तो शुरू करते हैं या फिर इकोनॉमिक वेलफेयर की। तो उससे पहले हम एक बात समझते हैं कि इकोनॉमिक्स होती क्या है और ये बनाई क्यों गई थी। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स होती है हमारी साइंस ऑफ मनी, जहां पे हम पैसों से रिलेटेड बातों को डील करते हैं, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो हम इकोनॉमिक का वेलफेयर कैसे करेंगे उससे पहले मैं इसको समझना होगा इकोनॉमिक्स को। तो एक सिंपल सी बात है, मान लो अगर हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तो इकोनॉमिक्स की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ी इसलिए क्योंकि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है। लेकिन हमारी जो वांट्स है वो क्या है, जो भी हमारी वांट्स है, चाहते हैं, वो क्या है हमारे पास अनलिमिटेड है। इसका उल्टा होता है, मतलब चाहते तो हम बहुत कुछ है। और दूसरी बात, हमारी वांट्स रिकरिंग करती है। रिकरिंग क्या होता है कि एक खत्म होती है दूसरी पैदा हो जाती है। आज एक फोन लिया कल आईफोन लेने का मन करेगा। ठीक है, आज एक गाड़ी ली कल दूसरी गाड़ी लेने का मन करेगा। आज एक घर बनाया कल दूसरा घर बनाने का मन करेगा। इस तरीके से हमारे वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स की जरूरत हमें पड़ी। आई बात समझ में? अगर रिसोर्सेज हमारे पास अनलिमिटेड होते कि बैंक अकाउंट में अंधा पैसा पड़ा हुआ है, इतना पैसा कि अमाउंट में लिखा हुआ है डॉट डॉट डॉट, जितना मर्जी आप कंज्यूम कर सकते हो, तो जरूरत नहीं पड़ती इसकी। लेकिन इसकी जरूरत पड़ी ही इसलिए क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और हमें उस तरीके से, हमें उस रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना है कि हमें सेटिस्फेक्शन जो है वो मैक्सिमम मिल सके। ठीक है, इस तरीके से अपनी इनकम को, अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज में। अब समझना शुरू करते हैं इस बात को। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स द 1% केस, अगर मैं 1% के केस में बात करूं, इसका मतलब क्या है कि एक पर्सन, एक सिंगल इंडिविजुअल अपनी इनकम, अपने रिसोर्सेज, अपने टाइम को किस तरीके से यूज करे कि उसको सेटिस्फेक्शन क्या मिले, मैक्सिमम मिले। आई बात समझ में? यानी कि वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हो, ऑप्टिमाइजेशन हासिल कर लिया हो उसने कि इससे फालतू सेटिस्फेक्शन तो इस टाइम में, इस रिसोर्सेज में, इस इनकम में ले ही नहीं सकता। ठीक है, उसको हम बोलते हैं 1% केस में वेलफेयर इकोनॉमिक्स। देखो लिखा भी हुआ है, इट इज कंसर्न्ड विद स्टडीइंग हाउ टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर को मैक्सिमम कैसे किया जाएगा, यानी कि सामाजिक कल्याण को हम मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं, और वेल बीइंग गिवन द लिमिटेड रिसोर्सेज। जब रिसोर्सेज क्या लिमिटेड हो, लिमिटेड रिसोर्सेज आर अवेलेबल। क्योंकि अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तो हमें इस चीज के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब आगे समझते हैं। अगर हम बात करूं 1% केस में, तो वेलफेयर का मतलब क्या है कि जब एक पर्सन अपने रिसोर्सेज यानी कि अपने टाइम, इनकम, एफर्ट्स को इस तरीके से यूज करे कि उसको सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम मिले। तो इन 1% केस वेलफेयर इकोनॉमिक्स सीक्स टू आइडेंटिफाई द कंडीशंस। वो कंडीशन क्या होगी, अंडर विच एन इंडिविजुअल कैन मैक्सिमाइज देयर वेलफेयर, जिसके जरिए एक इंडिविजुअल अपनी वेलफेयर को मैक्सिमम कर सके, और वेल बीइंग गिवन देयर प्रेफरेंसेस, जब उसकी प्रेफरेंस गिवन हो, उसको चाहिए क्या क्या, उसकी चाहते क्या है, एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्टेंट यानी कि उसके पास रिसोर्सेज क्या है उन चाहतों को कंप्लीट करने के लिए, उसके अंदर वो कब अपना सोशल वेलफेयर मैक्सिमम कर सकता है, कब ऑप्टिमाइजेशन को हासिल कर सकता है, उन चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। अब यहां समझते हैं, वेलफेयर इकोनॉमिक्स का एक काम और होता है, एनालिसिस हाउ एन इंडिविजुअल। इनका काम होता है कि एनालाइज करना कि इंडिविजुअल कैन एलोकेट देयर रिसोर्सेज। ठीक है, कि वो किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करे। अब रिसोर्सेज किस तरह का, टाइम। अब हमने टाइम के ऊपर बहुत सारी बातें करी पिछले कुछ वीडियोस में। हमने देखा कि टाइम तो बहुत बड़ी चीज है। टाइम के जरिए हम इनकम जनरेट करते हैं, टाइम के जरिए हम जिंदगी के मजे भी लेते हैं। हमने बात की थी ना लीजर और क्या नाम है, कंजप्शन की, कि अगर बंदे को, किसी भी एक इंडिविजुअल को अगर पैसा कमाना है तो उसे थोड़े से अपने कहीं ना कहीं कंजप्शन को, मजाक मस्ती को, मजे को रोकना पड़ता है, तभी तो काम करेगा वो। और अगर मजे लेने तो काम कम करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं टाइम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी लोग वैल्यू नहीं करते हैं, वो अलग बात है। ये लोग इसको सोचते हैं इनफाइनाइट है, आज नहीं तो कल कर लूंगा, कल नहीं तो परसों कर लूंगा, लेकिन टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, मनी, पैसा भी तो चाहिए भाई। किसी को गाड़ी का शौक है, घूमने का शौक है, इन सारे काम में पैसा तो चाहिए, तो पैसा इंपॉर्टेंट है अपने चाहतों को पूरा करने के लिए। तीसरा, एफर्ट्स। एफर्ट्स ही बहुत जरूरी है, क्योंकि आप काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो अपनी फ्यूचर के लिए, अपने बेटर फ्यूचर के लिए। आई बात समझ में? अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए, अपनी सेविंग को इंक्रीज करने के लिए हम कहीं ना कहीं हर केस में अपने एफर्ट डालते हैं, चाहे हम सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, वो भी हमारा क्या है, किसमें आता है, एफर्ट्स में काउंट होता है।
इसके बाद टू मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी, ताकि वो क्या कर सके, अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम कर सके। अब कईयों को इसका मतलब नहीं पता होगा, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है आपको किसी भी गुड्स या सर्विसेज से, किसी भी एफर्ट से, ठीक है, विच इज मेजर ऑफ देयर सेटिस्फेक्शन और वेल बीइंग, ठीक है, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, किसी भी सेटिस्फेक्शन को मेजर करते हैं और वेल बीइंग को भी। अब आगे समझते हैं, अब टूल्स कौन कौन से यूज करते हैं, कौन इकोनॉमिस्ट, जिसके जरिए वो ये पता लगाते हैं कि किस केस में एक इंडिविजुअल या फिर एक इकोनॉमिक वेलफेयर अच्छे से हो पाएगा। तो उसके लिए कुछ टूल्स हैं, जिनमें पहला क्या है, यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी फंक्शन का मतलब क्या है कि जब कोई भी बंदा गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है तो कब उसको सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम मिलेगा, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी फंक्शन, जिसको हमने बात करी थी कुछ स्टार्टिंग के चैप्टर्स में। फिर बजट कॉन्स्ट्रेंट, अब सबको पता है कि भाई सबके पास अपनी अपनी क्या होती है, इनकम रिसोर्सेज होते हैं, है ना, तो उसके अंदर रह के वो किस तरह के गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करे कि उसको सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम मिले, अफोर्डेबल हो उसके लिए वो चीज, अनअफोर्डेबल ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो किसी गुड्स से वो कर्जा ले रहा है तो कहीं ना कहीं ट्रैप में फंस रहा है, प्रेजेंट हो सकता है उसको सेटिस्फेक्शन मिले लेकिन फ्यूचर उसका खतरे में बढ़ सकता है, तो इसलिए अफोर्डेबल भी हो। इसके हमने पढ़ा था बजट कॉन्स्ट्रेंट की बजट के अंदर खर्चा करें। तीसरा इंडिफरेंस कर्व, अब बात है इंडिफरेंस कर्व कैसे काम आता है। इंडिफरेंस कर्व तो वो गुड्स और सर्विसेज, मतलब वो कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम कंफ्यूज होते हैं और हम बेटर चूज करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा प्रेफरेंस मेरे लिए सबसे ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, जिसके हमने पिछली वीडियोस में बात भी करी थी। अब इसके बाद गोल क्या होता है, अब इसी का गोल क्या है, देखो गोल हमारे पास वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद आइडेंटिफाई ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, की कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमें यूज करनी चाहिए दैट मैक्सिमाइजेस द इंडिविजुअल यूटिलिटी, जिसके जरिए एक इंडिविजुअल को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है, सब्जेक्ट टू देयर बजट, उनके बजट के अंदर, बजट कांस्टेंट के अंदर। दिस इज नोन एज कंज्यूमर्स ऑप्टिमाइजेशन, इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर का ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि इस पॉइंट पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यहां तक मैंने आपको एक बात लिखवाई थी कि बजट लाइन जब भी हमारे आईसी कर्व को टच करता है वो हमारा कंज्यूमर का ऑप्टिमाइजेशन यानी कि इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट होता है, जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो ये वो पॉइंट होता है। तो इसी की उसने यहाँ पे बात करी कि जिसके जरिए कंज्यूमर को क्या मिले, इंडिविजुअल यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर सके सब्जेक्ट टू देयर बजट कांस्टेंट, अपने बजट के अंदर। दिस इज नोन एज कंज्यूमर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, इसको बोलते हैं कंज्यूमर की ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। और सॉल्यूशन क्या होता है इसका, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कि अब कंज्यूमर अपने संतुलन में है, ठीक है, अब कंज्यूमर को लग रहा है कि अब उसकी इनकम के हिसाब से, उसके रिसोर्सेज के हिसाब से उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल चुका है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, ये तो सारे पॉइंट थे वेलफेयर के कि कैसे गवर्नमेंट हो गई या फिर हमारे देश में जो अलग अलग सेक्टर्स काम करते हैं वो सोचते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैसे हासिल करेगा, ठीक है, ताकि वो अपनी लाइफ को एक हैप्पीनेस वेल बीइंग तरीके से जी सके। ये तो सारे वो पॉइंट्स हो गई। लेकिन अब समझते हैं वेलफेयर कंपैरिजन, वेलफेयर कंपैरिजन ऑफ अ पर यूनिट टैक्स एंड इक्विवेलेंट लंप सम टैक्स। अब दो को डिस्कस करेंगे, एक तो पर यूनिट टैक्स। पहले तो समझते हैं पर यूनिट टैक्स होता क्या है। पर यूनिट टैक्स ये होता है कि जब भी हम कुछ गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हैं हमें कहीं ना कहीं उसके बदले टैक्स भरना पड़ता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पर यूनिट टैक्स। और एक होता है इक्विवेलेंट लंप सम टैक्स, ये कब होता है, जब हम किसी भी गुड्स या सर्विस को परचेज करने के लिए इकट्ठे सारा टैक्स भर देते हैं, मतलब एक फिक्स टैक्स जो हमें देना ही पड़ता है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दूं इनकम टैक्स का, अब जो ही बंदा इनकम जनरेट कर रहा है उसको इनकम टैक्स भरना पड़ता है, जो हमारा फिक्स्ड अमाउंट में होता है कि जितनी उसकी इनकम है उतना उसका टैक्स जाएगा। हमने इसके बारे बात करी हुई थी पिछली वीडियोस में। और अगर इनकम बढ़ती है तो टैक्स रेट भी बढ़ता रहता है, इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, की जैसे जैसे इनकम राइज करेगी टैक्स का लेवल ही बढ़ता चला जाएगा। आई बात समझ में, ये चीज यानी कि टैक्स का रेट भी बढ़ता चला जाएगा। इन वेलफेयर इकोनॉमिक्स इट इज इंपॉर्टेंट टू कंपेयर डिफरेंट पॉलिसी ऑप्शंस। तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमें वेलफेयर की बात करनी है तो हमें अलग अलग तरह के पॉलिसी ऑप्शंस के बारे में पता होनी चाहिए जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बढ़ाती रहती है, अलग अलग तरह के, इन टर्म्स ऑफ देयर इंपैक्ट ऑन सेल्फ वेलफेयर, कि उनका हम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे कि गवर्नमेंट हर साल अपना बजट लेके आती है, ये सबको पता होगा, और जब बजट आता है तो उसका क्या हमारी लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो भी हमें समझना बहुत जरूरी होता है। इट इज इंटरेस्टिंग टू कंपेयर द वेलफेयर इफेक्ट्स ऑफ अ पर यूनिट टैक्स एंड एन इक्विवेलेंट लंप सम टैक्स। और ये भी इंटरेस्टिंग काफी ज्यादा होता है कि हम कौन से टैक्स में ज्यादा बढ़िया कंजप्शन कर पाएंगे और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर पाएंगे, पर यूनिट टैक्स में या फिर इक्विवेलेंट लंप सम टैक्स में, इकट्ठे टैक्स भरने में। इसके बाद ये वाला पॉइंट समझते हैं,
ये तो वही बात लिखी है कि पर यूनिट टैक्स क्या होता है और लमसम टैक्स क्या होता है। अब पर यूनिट टैक्स इज अ टैक्स ऑन ईच यूनिट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जब आप किसी भी गुड्स और सर्विसेज की एक यूनिट कंज्यूम करते हो तो आप जो भी टैक्स भरते हैं उसको हम बोलते हैं पर यूनिट टैक्स, ठीक है। व्हाइल अ लमसम टैक्स इज अ फिक्स्ड टैक्स, ये हमारा होता है फिक्स्ड टैक्स दैट डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ द गुड, वो अमाउंट ऑफ गुड और सर्विस पे डिपेंड नहीं करता आर कंज्यूम्ड, ठीक है। ये एक फिक्स टैक्स होता है कि आपने वह टैक्स भर दिया, आप चाहे उसके अब आप उसकी चाहे जितनी मर्जी गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम कर सकते हो। अब देखते हैं इसके ऊपर, अगर मैं बात करूं कि नो बजट टैक्स, अगर आपके बजट पे टैक्स लगाया ही नहीं जा रहा, मतलब जो आपकी इनकम ब्रैकेट है वो टैक्स फ्री ब्रैकेट है, टैक्स फ्री इनकम ब्रैकेट है, तब तो आप मजे से ऊपर कंज्यूम करोगे यहां, ठीक है, क्योंकि आपको टैक्स देना ही नहीं पड़ रहा, आप आराम से यहाँ पे कंजप्शन करोगे, आप ज्यादा गुड्स और सर्विस कंज्यूम करोगे। क्योंकि टैक्स लगने के बाद क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल की इनकम कम हो जाती है, इनकम कम होने की वजह से उसे कंजप्शन कम करनी पड़ती है, ठीक है। और इसका हमने और भी इंपैक्ट पढ़ा था लास्ट वीडियो में, अब यहाँ पर देखते हैं इसी पॉइंट को। लेकिन जब हमारे पास लगता है पर यूनिट टैक्स तो हम यहाँ पे कंज्यूम करते हैं, ये होता है हमारा जहां पे आईसी कर्व ने टच किया है किसको, बजट लाइन को हमारे, तो यहां पे कंज्यूमर को मिलता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। लेकिन अगर हम यहां पे बना रहे हैं, मतलब ये हमारे पास है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा हमारा लमसम टैक्स, कि हमने टैक्स इकट्ठा पे कर दिया है गवर्नमेंट को, अब हम चाहे जितनी मर्जी गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम कर सकते हैं, टैक्स फ्री गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, हमने टैक्स यहाँ पे कर दिया है। तो सबसे ज्यादा टैक्स सेटिस्फैक्शन एक तो ये होता है कि पर यूनिट टैक्स जब भर रहे हो तो आप यहाँ पे कंज्यूम करोगे, और अगर आप पर यूनिट टैक्स नहीं भर रहे हो, ठीक है, तब आप इस बजट लाइन के अंदर रहोगे, मतलब इसके अंदर के सारे पॉइंट आपके लिए क्या होंगे, फिजिबल रीजन। अब ये इस रीजन को हम बोलते हैं अटेनेबल। अटेनेबल का मतलब होता है कि जो आप चाहो तो आपके लिए अफोर्डेबल है, अटेनेबल है, ठीक है, आपको उसके लिए डेट या फिर बोरो करने की अमाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, आप आराम से इसके अंदर सेटिस्फैक्शन, इसके अंदर आराम से आप रह सकते हो, अपनी खर्चे कर सकते हो। लेकिन अगर आप जैसे बजट के बाहर चले जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं से अमाउंट को बोरो करना पड़ेगा, जो आपकी प्रेजेंट कंजप्शन को तो इंक्रीज कर देगा पर फ्यूचर कंजप्शन को खतरे में डाल देगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप अमाउंट बोरो करते हो तो आपकी जेब से इंटरेस्ट भी जाता है और अमाउंट तो जाएगा ही जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट भी। आई बात समझ में? तो ये हमारे पास था कि एक इंडिविजुअल या फिर एक इकोनॉमिक वेलफेयर गवर्नमेंट कैसे करती है, हम कैसे कर सकते हैं, और किन किन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, उसको अचीव करने में, या फिर ऐसी कौन सी पॉलिसीज होती हैं जो हमारी हेल्प करती हैं उसको अचीव करने में। आई बात समझ में? तो आज की वीडियो में वहीं पर रोकते हैं जहां हमने पढ़ लिया कि सोशल वेलफेयर क्या होता है या फिर इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है। आई बात समझ में? मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे ऐसे ही कंसेप्ट्स के ऊपर, ठीक है। अब इसको जो उतारना है उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।